जिसके रहने से पूरा घर चहक उठता है और ना रहने पर सन्नाटा। ऐसी है सुधा, थोड़ी सी चंचल, थोड़ी सी मासूम और थोड़ी सी शर्मीली। नमस्कार मित्रों, मैं शालिनी आपके मध्य उपस्थित हुई हूँ आगे की कहानी को लेकर। तो आइए पढ़ते हैं गुनाहों का देवता और जानते हैं कि आखिर क्यों सुधा की शादी की बात सुनकर चंदर आखिर क्यों स्तब्ध रह गया था। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, ये चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट है, न दुलार है और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं है, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ा है। सुधा को जैसे डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, ये कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। ये कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को चंदर, चंदर तुम्हें क्या हो गया है? सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पेला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर! और जब उसका कुछ बस ना चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज में अभी भी मासूमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कब जाओ, कहीं जाओ मत, तुम यहीं बैठो। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था वह आज चंदर की नहीं थी, ना जाने कहां से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिंती, एक गिलास पानी ले आओ जल्दी से। सुधा ने आवाज दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे, अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया और कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ, मैं तो यही हूँ, तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था। उसने हंसकर कहा, हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द जरूर है। सुधा बोली। बिंती पानी लेकर आ गई थी। लो, पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिंती, जरा पेन बाम ले आओ। सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिंती पेन बाम ले आई। बिंती, तू जरा लगा दे इनके। अरे, खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिंती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बॉम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ दे यहीं? मोटकी कहीं की, खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिंती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिंती के हाथ से पेन बॉम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिंती पेन बॉम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिंती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे हैं। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिंती से इतना चिढ़ती हैं। वो तो चाहती हैं कि किसी तरह बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर, ये बिंती बड़ी खुश है। यह तो चाहती है कि किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराई और बोली, अच्छा, ये खुद ब्याह करना चाहती है?
चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह, बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करें। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वहां यही करना है, तो बेकार टालने से क्या फायदा। लेकिन पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंदर हंसकर बोला। वो पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी ना था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कुतूहल से, आश्चर्य से सुधा ने कहा और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम नहीं चलेगा। और वो बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? मेरा ब्याह? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा, ऐसे हम तुम्हारे बनने में नहीं आ जाएंगे, हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दे। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात करने चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का है, कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का जब हम और पापा बाहर गए थे। हाँ बताया था, उसे जरूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है? जब चंदर पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आएं। लिख दिया? हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो अब तुम्हें यही सनक सवार हुई। क्या तुम समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है। ये मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लेक्चर लोग दे रहे हैं। धत, हम कोई बेवकूफ है क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है, चंदर ने कहा। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही ना चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपये दोगी? हमारे पास पैसे खत्म है और सिनेमा देखना है जरा, चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ जरूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के, सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना? तो तुम और लड़कियों में से थोड़े ही हो, तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ, आज जरा सोच रहे थे पम्मी के यहाँ जाएं, तब सेकंड शो में जाएं। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए, तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, ये सब तो यूं ही चलता है, चंदर ने हंसकर टाल दिया। तो फिर खाना नहीं खाए जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ,
चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बल्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन में बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बल्टी के चेहरे पर का पीलापन कुछ कम था। वह देखने में इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन भी वैसा ही था और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल ये था कि एक कॉलर अंदर था, एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था आज मेरे मित्र जरूर आएंगे, और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो जैसे वह जगमग सितारा जिसे देखकर कीट्स ने अपनी आखिरी सोनेट लिखी थी। पम्मी ने गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बल्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब तोड़े जाने पर वह फिर चंदर की गर्दन पर न सवार हो जाए, लेकिन बल्टी कुछ नहीं बोला। बल्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चले, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दे दिया तो कहीं बल्टी नाराज ना हो जाए, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ नहीं कहता और पता नहीं क्यों गुलाब से उसकी तबीयत भी इधर हट गई है। अब वह उनसे परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में ये आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह इधर धीरे धीरे हट गया, और इधर वह ये विश्वास करने लगा है कि सचमुच वह सार्जेंट को प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन ये कैसे हुआ? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन ना छूटेगा। नहीं, बात ये हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया अगर मेरे बल्टी के बीच और मेरे बीच विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके गुलाब चुरा कर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसके पागलपन को और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा और मैंने फूल चुराने छोड़ दिए। 2-3 दिन वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ। लेकिन शायद बल्टी अब ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता, अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती। वह जरूर सर्जेंट के साथ जाती है, वह मुझसे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाब के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है, क्या मैं सार्जेंट से कम सुंदर हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ। पम्मी बोली, मैंने तो हमदर्दी की फूल चुराने बंद कर दिए और उसका नतीजा ये हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। हमदर्दी आदमी से कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, तुम अभी नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए हैं मैंने किसी से बातें नहीं की, और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की कि बातें करूंगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, मुझे लगता है गलत ना समझना।
जिंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं और ये किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ और तुम्हें बैठकर सुननी होंगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। अभी उसी दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, देखता हूं कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए हैं। पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूं पम्मी की आज सिनेमा देखने जाऊं। कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी हैं, चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा, हौजी, बाल डांस सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर, लेकिन चलो देखे। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुद से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, और बर्टी को ले चलोगे? हाँ, तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी, चंद्र ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जॉर्जेट का हल्का भूरा गाउन पहन कर आई। इस रंग में जैसे वह निखर आई। चंद्र ने उसकी ओर देखा तो वह और लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी, चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने खड़ा था। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बर्टी ने सिर हिलाकर जोर से कहा। सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसके स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वहां सर्जेंटी के साथ वो मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला, और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गईं और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह सार्जेंट को प्यार करती है, वह उसी के साथ घूमती है, और अगर मिल जाएगी तो सिनेमा में मैं उसकी हत्या कर डालूंगा, तो फिर पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर, मैं उससे कितनी नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है, मैं नफरत करता हूँ और वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं पागल हूँ, उफ। और सिर थाम कर वह बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और खराब होगा, आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिनों से मैंने कार नहीं ड्राइव की है, लाओ आज ड्राइव करो। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रीजेंट के सामने जा पहुंची। चित्र था सेलामी वेयर सी डांस, सेलामी जहां नाच रही थी। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर, सेलामी की कहानी मालूम है ना? क्या ये कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, ये बाइबिल की एक कहानी है। असल में एक राजा था हेराद, उसे अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सेलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हेराद उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सेलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सेलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हेराद ने सेलामी से कहा, यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सेलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेराद वचनबद्ध था।
उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उसने सेलामी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र भी बहुत अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा थी, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है इन पाश्चात्य देशों की कि अपनी ही भतीजी पर हैराद मुक्त हो गया। उसने कहा पम्मी से, लेकिन हैराद अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? ये तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है ये शायद तुम नहीं जानते, समझते भी नहीं। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है, तुम रूप की आग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जानोगे कि ये कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त नाता, रिश्ता, मर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैं तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंदर बोला, हाँ ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो ये है सेक्स, आदमी को कहाँ ले जाता है ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो, और ईश्वर ना करे तुम कभी इस प्याले का शराब चखो। मैं भी तो तुम्हारी इस पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंदर की ओर देखा। तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगा कि मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिसे पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे। ऊब गई थी, एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की, तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जला दिया। चंदर को अब एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ था और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंदर के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई थी? सुधा की है ना। उसी ने तो उसे सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना हाथ मिस्टर कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। ये नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने वाला प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बंधने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह के पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़ी ही होती है। चंदर बोला, तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं। हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सी सिहरन, एक गुदगुदी को पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगा कर लग जाए। लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज्यादा। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि चित्र भ्रमात्मक था। वह बाइबिल की सेलामी की कहानी नहीं थी, वह एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी ऊब गई। जब डाकू पकड़कर सेलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया और पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र से तबीयत ऊब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो।
पम्मी बोली। नहीं, तुम ही ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चले? पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ चाहो, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थी। पम्मी का कॉलर फहराने लगा, उड़कर चंदर के गले पर थपकियां लगाने लगा। चंदर दूर खिसक गया। पम्मी ने चंदर की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया और चंदर को पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ चंदर के हाथ को पकड़े रहने के लिए, जैसे वह चंदर को दूर नहीं जाने देगी। चंदर के बदन में एक हल्की सी सिहरन नाच रही थी। क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी, या शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर की बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंदर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैकफर्सन लेक के पास आकर रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। नीचे इधर उधर उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस सितारे की हल्की सी रोशनी थी। मैकफर्सन झील काफी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली, और दोनों नीचे उतरकर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास ही के नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो शहनाई का हल्का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर, चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्या बात करना चाह रहे हैं। पम्मी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी एक बांस से टिक कर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से रूप की चांदनी फट पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा और फिर जाने क्यों उससे देखा नहीं गया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच से सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल दी और चंदर का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों में एक दूरी रखे, सेक्स ना आने दे। ये सितारे देखो देखो कितना नजदीक है। करोड़ों बरस से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो संग निभ जाता है। सहसा उसकी आवाज में जाने क्या छलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो गया। बोली, वह बस ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्पद को निकटतम लाकर छोड़ दे, उसको बांधे ना। कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींचकर छोड़ दे। और पम्मी ने चंदर का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंदर की पलकों पर बरस गईं। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। और चंदर को पम्मी ने अपनी बाहों में घेर कर अपने वक्ष तक खींचकर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदर के रोम रोम में सुलग उठी। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया वह अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूर, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ वह तुम में है। हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंद्र चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे ऊबने लगा, जैसे वह एक विहग शिशु घबरा कर अपने नीड़ के लिए तड़प उठता है, वैसे ही इस वक्त तड़प उठा सुधा के पास जाने के लिए। क्यों?
पता नहीं क्यों यहाँ कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे। पम्मी उठी, वह भी उठा। बांस का मचान हिलने लगा, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। रात भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज्यादा नहीं ओढ़ा जाता था और चंदर ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस रात दिन रात को अक्सर एक अजीब सी कपकपी उसे झकझोर जाती थी और वह कस कर चादर लपेट लेता था। फिर जब उसकी तबीयत घुटने लगी तो वह उठ बैठता था। उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई और लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में उसे अजब सी आवाजें आती हैं और नागिन बनकर उसकी सांसों में लिपट जाती हैं। वो परेशान हो उठता। इतने में ही फिर कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है और उसे सचेत और सजग कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जाती हैं। उसने गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुए थी। फिर देखा बिनती रो रही है और इतना बिलख बिलख कर रो रही है कि तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंद्र समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता उसका। हिम्मत कर किसी तरह वह उसके समीप पहुंचा तो देखा, अरे ये तो सुधा है। सुधा लुटी हुई सी मालूम पड़ती है। वो बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वस्त कर दे, लेकिन उसके हाथों पर जाने कैसी सुकुमार जंजीरें कसी हुई हैं। उसके मुंह पर किसी की सांसों का भार है। वह निश्चेष्ट है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर जाग गया तो देखा वह पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया था लेकिन फिर भी उसके मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में टहलते टहलते वह फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खुली खिड़की से सैकड़ों तारे टूट टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर हो जाते हैं। एक मर्मांतक पीड़ा उसकी नसों में खौल उठी और उसे लगा जैसे उसके अंग अंग की चिताएं धधक रही थी। जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पढ़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को चली गई थी क्योंकि बिनती बैठी तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंद्र सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोली कुछ नहीं, लेकिन उसके आते ही चंद्र के अंग अंग को अपनी निगाहों के स्वागत में समेट लिया। चंद्र सुधा के पैरों के पास बैठ गया। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए। सुधा बोली, कहो कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा। बहुत बड़ा खेल सुधी। चंद्र व्याकुलता से बोल उठा। अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आई। और उसके बाद चंदर सब बता गया। कैसे वह सिनेमा गया, उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया, कैसे वो लोग मैकफर्नस झील गए और वहाँ पम्मी पागल हो गई। फिर कैसे चंदर को एकदम सुधी की याद आने लगी और फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए कोहनी टेके बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तुम तो इतना परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो अच्छी ही बात कही थी। ये तो अच्छा है कि सब जिसे तुम सेक्स कहते हो ये संबंधों में ना आए। उसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि सेक्स आए? कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाई। ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि सेक्स आए तो वह भी नहीं चाहती कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों, तुम क्यों उदास हो इतने? सुधा बोली बड़े अचरज से, लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा। ठीक तो है, उसने बता दिया तुम्हें कि इतना अंतर होना चाहिए। समझ गए? छी, तुम लालची आदमी हो। चाहते होगे यह भी अंतर ना रहे, इसीलिए तुम उदास हो गए। छी। उसके होठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली, तुम तो मजाक करने लगी।
चंदर बोला। सुधा सिर्फ चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीर की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम नन्हे पैर अपने हाथ में ले लिए और भर्राई हुई आवाज में बोला, सुधा, तुम कभी हम पर विश्वास न हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठकर बैठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहीं के, हमें कहते हो अभी सुधा में बचपन है और तुम में क्या है? वाह रे छुई मुई के फूल, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा उठे। तुमसे अच्छी तो लड़कियां होती हैं। सुधा ने उसके दोनों हाथ झकझोरते हुए कहा, नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है, वो हो तुम। मैं जानता हूँ कि कितने ही जल प्रलय हों, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूँगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से भी खेल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊंगा, मैं ये कभी नहीं सोच पाता। चंदर ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंदर के चेहरे की ओर देखती रही, फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करती हुई बोली, चंदर, और मैं किसके विश्वास पर चल रही हूँ, बोलो। लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंदर, अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूँ, मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है, मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना क्यों डगमगा गया? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, लाओ, यहाँ छुआ था ना पम्मी ने तुम्हें? और उसका हाथ होठों तक ले गई। चंदर कांप गया, आज सुधा को क्या हो गया है? लेकिन होठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने फूकने वालों की तरह सुधा ने फूंक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी का स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए, छू मंतर। चंदर हंस पड़ा, उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू था। बिनती चाय ले आई, 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी ले आओ। बिनती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुमसे झेपती है? झेपती कहाँ हूँ? बिनती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज़्यादा समझदार, और उस पर इस तरह का व्यवहार करती है। अगर तुम कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो, मेरा मतलब है, समझ गए ना? जी हाँ गुरुआइन जी, अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बिनती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदार पेशावरी सैंडल भी गई। बिनती ने झुककर एक अंगोछे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ हाँ, छुओ मत, कहीं इनकी सैंडल भी बाद में आके ना रोने लगे। सुन बिनती, एक लड़की ने इन्हें कल छू लिया था तो आप आज उदास थे। अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रपट ना कर दे। चंदर हंस पड़ा और उसके मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीलाभ आकाश। अब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत करवाना है। चंदर ने कहा, अब मैं निडर हूँ। कहो बिनती, तुम्हारे ससुर का कोई खत नहीं आया? बिनती झेप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी देर जाकर फिर पीछे मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो, फिर 1 महीने मुझसे कोई मतलब नहीं है। हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे? हाथ पटक कर सुधा बोली। आज के लिए यहीं तक। सुनते रहिए हमारे साथ गुनाहों के देवता की ये प्रेम कथा। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।